हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी शिक्षक का चैप्टर 11 जो आपका न्यू रेशनलाइज सिलेबस है उसके हिसाब से, और चैप्टर 13 जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से। चैप्टर है ग्रामश्री और जो इसके लेखक हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। यहाँ पर इस चैप्टर में उन्होंने गांव के बारे में बताया है। जैसे कि चैप्टर का नाम देखने के बाद आपको कुछ ग्राम यानी कि गांव, तो यानी कि चैप्टर के नाम से ही कुछ हमें पता चल जाता है कि हाँ, इस चैप्टर में गांव के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इन पंक्तियों में जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं वो बताते हैं, वो कहते हैं, सबसे पहले इन पंक्तियों में और इस चैप्टर में उन्होंने गांव की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका चित्रण किया है। और इन पंक्तियों में जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जो लेखक हैं, वो कहते हैं कि जो खेत हैं वो चारों ओर से एक मखमल रूपी हरियाली से फैले हुए हैं। और जब उन खेतों पर जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ती हैं तो जो सारा खेत है और जो आसपास का वातावरण है वो एकदम बहुत ज्यादा चमक उठता है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चांदी की कोई भी चमकदार जो चीज है, कोई जाली है, वो बिछी हुई है खेत पर। और जो हरे हरे फसलें हैं और जो उनका नाजुक तना है, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो उनके अंदर दौड़ता हिलता हुआ हरे रंग का रक्त स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि जो उसके तने हैं, जो फसल है, जो उसका तना है, तो उसके अंदर यानी कि जब उन पर किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर का जो रक्त है वो हमें दिखाई दे रहा हो। और जो हमारी दृष्टि है वो दूर तक आसमान पर पड़ती है तो हमें ऐसा आभास होता है कि मानो नीला आकाश जो है वो चारों ओर से झुका हुआ है और जो हमारी खेती है उसकी हरियाली की रक्षा कर रहा है, उसकी हरियाली का रक्षक बना हुआ है। नेक्स्ट पर आते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किनगिनिया है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैला कतगंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो फसलें आ गई हैं, जो फसलें खेतों में उग गई हैं, यानी कि खेतों में जो फसलें उग गई हैं उनका गुणगान करते हैं वो, और कहते हैं कि जब जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं तो उनसे जो धरती है वो और भी ज्यादा रोमांचित हो गई है। और जो अरहर और सनई की फसलें हैं वो सोने जैसी लग रही हैं, क्योंकि वो और ज्यादा धरती की शोभा बढ़ा रही हैं। हवा के सहारे हिल हिलकर मनोहर ध्वनि जो है वो उत्पन्न कर रही हैं। और जो सरसों की फसलें हैं वो खेतों में लहरा रही हैं, जिसके फूलों के खिलने से पूरा जो वातावरण है वो सुगंधित हो गया है। और हरियाली जो है वो जो धरती है उसकी जो नीलम की कलियां हैं और तीसी के जो नीले फूल हैं वो भी झांकते हुए धरती की शोभा और सौंदर्य से भर रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीनियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले, फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बताते हैं कि जो विभिन्न रंग के फूल हैं, इनकी खेतों में जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग रंग के जो फूल हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, और जो उन पर तितलियां हैं वो उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ा रही हैं। और जो रंग बिरंगे फूल हैं, फूलों के जो बीज हैं उसमें मटर की जो फसलें हैं उनका सुंदर जो दृश्य है, यानी कि जो रंग बिरंगे फूल हैं तो जो उनके बीच में
कुछ मटर की फसलें हैं, वो उनका जो सुंदर दृश्य है वो और ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और यानी कि जो फूल हैं और मटर की फसल है वो एक सखियां जैसी लग रही हैं, यानी कि पौधे और जो फसलें हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। वहीं पर जो मखमली पेटियां हैं वो छीमियों के समान लग रही हैं, और जो बीज है यानी कि वो बीज से लदी हुई है। तरह तरह के रंगों से सुसज्जित जो तितलियां हैं वो तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों पर उड़कर बैठती है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे खुद फूल ही उड़कर विचरण कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो वसंत ऋतु का चित्रण करते हुए बताते हैं कि जो वसंत ऋतु है उससे जो मौसम है, सॉरी, उससे जो वातावरण है वो कितना ज्यादा मनमोहक हो गया है। यहाँ पर वो चित्रण करते हैं वसंत ऋतु का मनमोहक चित्रण करते हैं कि जो स्वर्ण और रजत है यानी कि जो सुनहरी और चांदनी रंग की जो मंजरियां हैं उनके उनसे जो आम के पेड़ हैं उनकी जो डालियां हैं वो लद गई हैं, और जो पतझड़ के कारण जो पीपल और दूसरे पेड़ हैं उनके पत्ते झड़ रहे हैं। कोकिला जो है वो मतवाली हो गई है, और जो मत अपनी जो कोकिला है वो अपनी मधुर आवाज से उन सबको रसपान करा रही है। कटहल की महक महसूस होने लगी है और जामुन भी पेड़ों पर लद गए हैं। वनों में झरबेरी का अस्तित्व आ गया है, और जो सभी हरी भरी सब्जियां हैं वो खेतों में अनेक बहुत सारी उग आई हैं, जैसे कि आड़ू नींबू आलू दाड़िम मूली गोभी बैंगन मूली, यानी कि सब कुछ अ, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल जो हैं वो खेतों में उग गए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लहक पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो प्रकृति के कुछ और सुंदर दृश्य दिखाना चाहते हैं कि जो अमरूद हैं वो पक गए हैं, वो मीठे हो गए हैं, और जो पीले थे अब वो अमरूद लाल होने लगे हैं, और उन पर कुछ लाल चित्तियां यानी कि कुछ निशान आ रहे हैं, पड़ गए हैं लाल लाल अमरूदों पर। और बेर जो है वो भी पक गए हैं, मीठे हो गए हैं, और उनका जो रंग है वो भी काफी अच्छा हो गया है। जो आंवला है वो एक आकर्षक छोटे छोटे फल से जो उसकी डाल है वो लद गई है, और खेतों में पालक लहरा रहा है, धनिया सुगंधित हो उठी है, और लौकी और सेम भी फलकर आसपास फैल गए हैं। मखमल रूपी टमाटर भी पककर लाल हो गए हैं, और जो छोटे छोटे नाजुक पौधे हैं उनमें भी हरी हरी मिर्च का भंडार लग गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो गंगा तट के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हैं कि जो गंगा किनारे जो विभिन्न रंग के रेतों के भंडार हैं, उस रेत के जो टेढ़े मेढ़े दृश्य हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई बालू रूपी सांप पड़ा हुआ है, और गंगा के तट पर जो घास है उसकी जो हरियाली है वो बिछी हुई है, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। साथ में जो तरबूजों की खेती है उनसे जो तट का दृश्य है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रहा है। और बगुले तट पर जो शिकार करते हुए अपने पंजों से जो कलंगी है उसको ऐसे संवारते या ठीक करते हैं कि मानो वो अपने आप को कंघी कर रहे हों या अपने बालों को कंघी कर रहे हों। और गंगा के जल में चक्रवाक पक्षी तैरते हुए नजर आ रहे हैं, और जो मगरोटी पक्षी है वो आराम से सोए हुए हैं और विश्राम कर रहे हैं।
नेक्स्ट पर आते हैं। हसमुख हरियाली हीम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलब नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन्म। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो गांव की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर सुंदर सा एक चित्रण करते हैं। कवि कहते हैं कि जो सर्दी के दिन है उनमें जो हिम यानी कि जो ठंड का जो आगमन है जब वो धरती पर होता है, तो जो लोग हैं वो आलसी हो जाते हैं, वो आराम से सोए रहते हैं, और जो सर्दी की रातें हैं उनमें जो ओस पड़ने की वजह से सब कुछ भीगा भीगा सा हो जाता है और ठंडक महसूस होती है, और तारों को देखकर ऐसा आभास होता है कि मानो वे सपने की दुनिया में खोए हैं। इस आकर्षक और मनोहर वातावरण में पूरा गांव जो है वो मरकत अर्थात पन्ना नामक रत्न के जैसा लग रहा है, और जो नीला आकाश है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है। कवि जो है वो कहते हैं कि शरद ऋतु के अंतिम क्षणों में जब गांव के जो मासूम वातावरण है उसमें अनुपम शांति का अनुभव होता है, और जो पूरा गांव है वो शोभा युक्त हो जाता है, जिसे देखकर एहसास होता है कि जो गांव के सारे लोग हैं वो प्रफुल्लित हैं और उनका मन बहुत ही खिला खिला और अच्छा है और खुश है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।